हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। आज हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। यह है बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिया गया है यह टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल अपने समान संतति का निर्माण करता है। तो यह जो प्रजनन की जो प्रक्रिया है यह दो प्रकार की होती है। एक तो होता है अलैंगिक जनन एवं दूसरा होता है लैंगिक जनन। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में दो जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, मेल व फीमेल गैमेट्स हैं, इनका फ्यूजन होता है और फ्यूजन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और यही जाइगोट डेवलप होकर के एक शिशु का निर्माण करता है। वहीं दूसरी ओर जो अलैंगिक जनन है उसमें हैप्लॉइड मेल व फीमेल गैमेट का संयोजन नहीं होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम बहुत इवेंट्स में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रक्रम इसके अंदर पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के दौरान। तो मेनली हम इनको इस प्रक्रिया को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज या पूर्व निषेचन अवस्था, फर्टिलाइजेशन स्टेज या निषेचन अवस्था एवं पोस्ट फर्टिलाइजेशन या पश्च निषेचन अवस्था। पहले पढ़ेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के बारे में। तो इसके अंदर इस स्टेज के दौरान क्या होता है कि मेल व फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो एक तो चीज़ होगी यहाँ पे गैमेट्स का निर्माण और दूसरा होगा यहाँ पे जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसफ़र होना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मेल गैमेट जो स्पर्म्स होते हैं ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो फीमेल गैमेट है जो ओवा है ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है और संख्या में भी क्या होते हैं? ये कम होते हैं। तो जो मेल गैमेट है इसका फीमेल गैमेट तक जो ट्रांसफ़र है यह भी प्रोसीजर हम प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टेज। इस प्रक्रिया के अंदर फर्टिलाइजेशन के अंदर जो हैप्लॉइड अगुणित मेल और फीमेल युग्मक हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर के किसका निर्माण करते हैं? एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन या पश्च निषेचन अवस्था। अब निषेचन के बाद में इस स्टेज में क्या होता है कि जो डिप्लॉइड जाइगोट का दो हैप्लॉइड गैमेट के मिलने से जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है यह जाइगोट क्या होगा? इसके अंदर डिवीज़न होंगे, बहुत सारे माइटोसिस के द्वारा इसमें डिवीज़न होते हैं और डेवलप होकर के यह एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। और प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज का जो पहला प्रक्रम है गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन, इसे हम पढ़ेंगे। तो युग्मक जनन का जो अगर हम कहें जो गैमेट्स के प्रोडक्शन की जो लोकेशन है वह मेल के अंदर तो होता है इसका निर्माण, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का टेस्टिस उसके अंदर, और वहीं दूसरी ओर जो फीमेल गैमेट है ओवा है इसका निर्माण फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम ओवरी कहते हैं, ओवरी के अंदर इसका गैमेट का निर्माण होता है। तो गैमेटोजेनेसिस में जो दोनों गैमेट्स बनते हैं ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस में अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो ये क्या होते हैं? विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में आधे ही रह जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं और संख्या में सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम्स एक गैमेट के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस में आप दो प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। एक तो प्रक्रिया पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी प्रक्रिया पढ़ेंगे ooजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर पाया जाता है। जो मेल में टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं ओवरी में ओवा का जो जनरेशन है, फॉर्मेशन है, उसे हम ooजेनेसिस के अंदर पढ़ते हैं। आज की हम क्लास में स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि अभी मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन क्या होता है? शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम शुक्र जनन कहते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन, कहाँ ये पाया जाता है। तो ये क्या होगा, टेस्टिस के अंदर पाया जाएगा। टेस्टिस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं इसका ब्रीफली इसकी स्ट्रक्चर का आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जो टेस्टिस होता है ये क्या होते हैं, बहुत सारी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं और इनके चारों तरफ एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये कवर्ड रहते हैं, सराउंडेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया है, इसके अंदर क्या पाई जाएंगी, बहुत सारी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी और साथ ही साथ में इसमें क्या होंगे, जो इंटरस्टिशियल सेल्स भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन्हें हम लीडिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, मेल हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसका निर्माण का कार्य करती है। तो जो प्रत्येक जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। एक तो सेल्स होती हैं जो कि शुक्राणु का निर्माण करती हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या शुक्र जनक कोशिकाएं। दूसरी यहाँ पे सेल्स होती हैं जो कि होती हैं सपोर्टिंग सेल्स या जिन्हें हम कहते हैं सेल्स ऑफ सर्टोली। अगर इनके कार्य के बारे में हम बात करें तो ये क्या करती हैं, सबसे जो मेन इसका कार्य है वह तो है स्पर्म को ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। और इसके दूसरे कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो सर्टोली सेल्स के द्वारा एक प्रोटीन का स्रावण होता है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन का कार्य क्या है कि ये क्या करेगा, जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने का कार्य करता है। दूसरी ओर जो सर्टोली सेल्स हैं वे एक और हार्मोन सिक्रेट करती हैं जिसे हम कहते हैं एंटी म्यूलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये क्या करेगा, जो म्यूलेरियन हार्मोन है जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के निर्माण के लिए, तो उसको क्या करता है, संदमित करता है। और जो मेल कैरेक्टर्स हैं इसके, जब फीमेल कैरेक्टर संदमित होंगे तो क्या होगा, मेल जो कैरेक्टर्स हैं वही डेवलप हो पाएंगे। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस है, इस प्रक्रिया को भी जो शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको भी हम दो चरणों में विभक्त करते हैं। एक तो एक पहला जो अवस्था है वह तो है स्पर्मेटिड का निर्माण होना, जो शुक्राणु पूर्वी है उसका निर्माण होना। और दूसरी जो इसकी प्रोसेस है वह है स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। तो यहाँ पे देखा आपने, स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल 2 प्रक्रम पढ़ेंगे आप। सबसे पहले तो स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होता है और दूसरा प्रक्रम है स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, जिसे आप कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहले देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स जब रिप्रोडक्टिव एज जब पीरियड्स स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं ये स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं। यह जो निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्म निर्माण की जो प्रक्रिया है, यह मुख्यतः 3 प्रावस्थाओं में होती है। पहली जो प्रावस्था है वह है मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था, दूसरा है ग्रोथ फेज वृद्धि प्रावस्था और तीसरा है मैचुरेशन फेज। यहाँ आप देख सकते हैं जो डायग्राम आपके सामने है यह टेस्टिस का दिया हुआ है। तो टेस्टिस में आपको टेस्टिस की स्ट्रक्चर्स दिखा रखी है। टेस्टिस से निकलने वाली रेट टेस्टिस, और ये कहाँ जा रही है, एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस वह लोकेशन है जहाँ पे स्पर्म्स क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कौन सी लोकेशन है, जहाँ पे स्पर्म्स का निर्माण होता है। अगर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हम स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया को भी अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जिसके बारे में मैंने अभी बात की, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इस फेज के अंदर होता क्या है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जो सेल्स हैं उनका जो नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो जो सेल्स हैं उनका निर्माण होता कैसे है,
तो जिन कोशिकाओं से जर्मिनल एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होता है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी जर्म सेल, या हम इन्हें कह सकते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण स्टार्ट होता है। तो ये जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? अविभेदित होती हैं तथा इनका जो केंद्रक होता है वह बड़ा होता है। अब इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन पाया जाता है। इस विभाजन के द्वारा ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती हैं और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया कैसा होगा? द्विगुणित होगा, क्योंकि यहाँ पे ये किस विभाजन के फलस्वरूप बना है? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बना है। तो इसमें नेक्स्ट जो स्टेज आती है यहाँ पे गुणन प्रावस्था के बाद में, वह आती है वृद्धि प्रावस्था। अब वृद्धि प्रावस्था में क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनियस का जो निर्माण हुआ है इन कोशिकाओं में विभाजन अब रुक जाएगा। जो समसूत्र विभाजन हो रहा था प्रिमोर्डियल सेल्स में, वे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी? इनके आकार में वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी? इनका जो वॉल्यूम है वो लगभग डबल हो जाएगा। साथ ही साथ इनके अंदर जो शुक्राणुजन पोषक पदार्थ हैं वे भी आकर इकट्ठा होने लगेंगे, जिससे भी इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ इसके न्यूक्लियस केंद्रक का आकार भी बढ़ जाता है और तथा यह अभी तक यह कैसा है? द्विगुणित अवस्था वाला होता है। तो इस तरह जो वृद्धि प्रावस्था है इसमें एक स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अगर हम कंपैरिजन करें स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइज में भी बड़ा होगा, इसके अंदर जो पोषक पदार्थ है उनकी मात्रा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आगे चलकर जब तीसरी स्टेज कौन सी आती है? मैचुरेशन फेज या परिपक्व प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें 2 बार इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो जब प्रथम बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे क्या बनती है? जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है इससे 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कैसी होगी? विभाजन यहाँ कैसा था? अर्धसूत्री विभाजन, तो संख्या भी कैसी रह जाएगी? इसके अंदर गुणसूत्रों की आधी रह जाएगी। मतलब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें अगर 2n है तो जो पुत्री कोशिकाएं हैं, डॉटर सेल्स हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम्स ओनली n ही रह जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो प्रत्येक द्विगुणित प्राथमिक शुक्र कोशिका जो है ये परिपक्वन के फलस्वरूप क्या बन जाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर लेगी। अब नेक्स्ट होता है इसके अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन होता है और यह डिवीजन भी कैसा देखने को मिलता है हमें? ये जो डिवीजन होता है यह भी समसूत्री होता है। अब समसूत्री है तो इनमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स की संख्या और ज़्यादा डिवाइड नहीं होगी। क्रोमोसोम्स की संख्या में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जनक के समान ही इसमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो अब आपने देखा कि जो प्रत्येक अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें माइटोसिस के द्वारा 2 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार 2 मैचुरेशन स्टेज के दौरान जो प्रत्येक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इससे 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, तो आपने देखा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की पहली प्रावस्था है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इसके अंदर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रावस्था स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो ये स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्पर्मेटिड होते हैं ये कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है इनके अंदर। वह साथ ही साथ में इनके अंदर क्या होता है कि जो ये शुक्राणुपूर्व कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या होगा? एक तो हेड का निर्माण होगा, एक्रोसोम प्रोसेस यहाँ देखने को मिलेगी, नेक का निर्माण होगा, मिडिल पीस का निर्माण होगा और साथ ही साथ टेल का निर्माण होगा और यह एक गतिशील
किस में, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने मेन अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, साथ ही साथ इसके दो टाइप्स सेक्सुअल व एसेक्सुअल, अलैंगिक जो जनन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको पढ़ा कि क्या होता है, इनका डेफिनेशन। साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में सबसे पहले हमने देखा गैमेटोजेनेसिस में के बारे में, और गैमेटोजेनेसिस में भी हमने आज पढ़ा है स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस को। जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने जो शुक्राणु पूर्व का निर्माण है वो आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पर्मियोजेनेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे एक जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड है वह कैसे एक गतिशील स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, कौन कौन से परिवर्तन उसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।